friends, welcome you all once again. We'll take up class 12 today, part 3, and we'll finish off this chapter today, and sexual reproduction in flowering plants will do. Okay? Let's start. Adaptation for wind pollination में हम पहुंच चुके थे. हम लोगों ने मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, पिस्टिल, anthers, ये we have all covered in the previous 2 classes for class 12, right? Today is the 3rd class for class 12 for chapter number 2. The form of pollination in which the wind is responsible is known as anemophily. Anemophily भी कह सकते हैं. Anemophily, fine. Pollen grains are light in weight, as we know that pollen grains जो होते हैं वो हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, इसमें ड्राई होते हैं एंड मे बी विंग्ड, और विंग्ड भी हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो एजेंट है वो कौन है? विंड है. ठीक है, तो विंड में आप देखते हैं ना, पक्षी में भी विंग्स होते हैं, राइट दैट. तो इसका एग्जाम्पल पाइनस है. स्टेमेंस आर वेल एक्सपोज फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन द विंड. इसके जो स्टेमेंस होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब काफ़ी दिखाई दे रहे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, छुपे हुए हिडन नहीं होते. ठीक है. स्टिग्मा स्टिकी होता है एंड लार्ज होता है और फेदरी होता है टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स इन द एयर. और इस तरह से डिज़ाइन होता है स्टिग्मा जिससे वो ट्रैप कर सकता है पॉलन ग्रेन्स को अपने पास. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है कॉर्न. देखा होगा आपने, जो भुट्टा हम खाते हैं, छल्ली खाते हैं, उसके जो टैसल्स होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है, राइट. अच्छा, इसके जो फ्लावर्स हैं दैट मेक द ब्यूटीफुल इन्फ्लोरेसेंस. मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल फ्लावर्स ना. तो जो ग्रुप ऑफ छोटे छोटे फ्लावर्स का एक ग्रुप होता है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. और इनके जो फ्लावर्स हैं ये एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं. और ईच ओवरी देयर इज अ सिंगल ओव्यूल. हर ओवरी में एक ओव्यूल होता है. फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, बहुत ज़्यादा कलरफुल चटाक नहीं होते, लेकिन दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, और उनमें नेक्टर भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता. ठीक है. ये तो हमने किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी? एनिमोफाइलस फ्लावर्स की. ठीक है. और ये विंड पॉलिनेटेड होते हैं और ये इनकी अडाप्टेशंस हैं. सो आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द अडाप्टेशंस फॉर द एनिमोफाइलस फ्लावर्स, राइट. नाउ विल डू फॉर द अडाप्टेशंस फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन. अडाप्टेशंस फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन, इसको हम एंटोमोफाइली कहते हैं. एंटो मतलब एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स ना. तो एंटोमोफाइली मतलब जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं, राइट. द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच द इंसेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट द पॉलन्स इज नोन एज एंटोमोफाइली. फ्लावर्स आर लार्ज, स्टिकी एंड ब्राइटली कलर्ड. ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए कि इसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, चिपचिपे होते हैं और बहुत सुंदर कलरफुल होते हैं. इफ़ स्मॉल, अगर थोड़े छोटे होते हैं तो नंबर ऑफ द फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस. तो वो इन्फ्लोरेसेंस में मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. ओके. टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस. और ऐसा क्यों होता है? ताकि वो दिखाई दे सके, विजिबल हो सके. किसको? पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, इंसेक्ट्स को. ठीक है. दे हैव हनी एंड नेक्टर ग्लैंड्स. उनके अंदर शहद भी होता है और नेक्टर ग्लैंड्स भी होती हैं विच आर हाईली अट्रैक्टिव फॉर द इंसेक्ट्स, जो कि इंसेक्ट को मेन अट्रैक्ट करती है. इंसेक्ट तो अपना जूस पीने ही आएगा ना. ठीक है. तो उसके इसलिए इनके पास जो होती है नेक्टर ग्लैंड्स बहुत होती हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट इनसे अट्रैक्टेड रहता है. पॉलन ग्रेन सरफेस इज स्टिकी ड्यू टू द एक्साइन लेयर. पॉलन ग्रेन की जो सरफेस है, जो पॉलन ग्रेन एंथर्स जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाउडरी जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टिकी होते हैं ड्यू टू एक्साइन लेयर. किसकी वजह से? एक्साइन की लेयर से. एंड स्टिग्मा इज स्टिकी ड्यू टू द म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन. दोनों स्टिकी होते हैं. जो पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है वो एक्साइन लेयर की वजह से होता है, और जो स्टिग्मा स्टिकी होता है वो म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन की वजह से होता है, राइट. फ्लावर्स ऑफर नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन टू इंसेक्ट्स. मतलब आपको बताइए, ये जो नेक्टर के लिए, नेक्टर जो होता है वो किसको अट्रैक्ट करने के लिए होता है? इंसेक्ट्स को. इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स. कुछ स्पीशीज में, जैसे ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब जैसे ये नेक्टर, लालच हो गया. जैसे लालच की चीज़ इसमें क्या है? रिवॉर्ड क्या है इसमें? नेक्टर. ठीक है ना. तो इन सम स्पीशीज द फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स. तो इसको क्या करती है? प्रोवाइड करती है सेफ प्लेस टू ले एग्स. तो इनको कहते हैं अमोफोफेलस. राइट. Flowers sometimes
sometimes secrete the foul odor to attract the insects like the flies and beetles. ठीक है, कई बार फ्लावर्स जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल छोड़ते हैं ताकि उनसे बीटल्स अट्रैक्ट हो सकें और फ्लाइज अट्रैक्ट हो सकें. ठीक है, तो अगर आपसे अडाप्टेशन पूछी जाए कि व्हाट आर द अडाप्टेशंस ऑफ द एंटोमोफाइलस फ्लावर्स, तो विल एक्सप्लेन कि उसमें मेन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो नेक्टर ग्लैंड्स पे होता है और फाउल स्मेल सिक्रीट करते हैं. राइट. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. pollen pistil interaction. It is a dynamic process involving the pollen recognition by stigma for the compatible pollen. देखो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि वो जो उसको पसंद है उसके साथ पेयर अप करे. राइट. तो इसी तरह जो पॉलन होता है उसकी जो रिकॉग्निशन होती है, जो कौन करता है रिकॉग्निशन, पॉलन जो है मेल है और फीमेल कौन सी है, पिस्टिल है, तो वो कंपैटिबल पॉलन देखते हैं. ठीक है, हम भी देखते हैं ना कंपैटिबिलिटी, तो ये भी देखते हैं. इनकम्पैटिबल पॉलन्स और द स्टेराइल पॉलन्स आर रिजेक्टेड. जो स्टेराइल पॉलन्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. इनकम्पैटिबल होते हैं मतलब जो पिस्टिल को पसंद नहीं होते, उसके साथ कंपैटिबल नहीं होते. एंड डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब. तो वो अलाउ नहीं करती पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए. रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको इनकम्पैटिबल घोषित कर देती है, नहीं आने देती. ठीक है. कंपैटिबल पॉलन्स आर एनकरेज्ड बाय पिस्टिल. और जो पिस्टिल को पसंद है पॉलन, उसी को वो आने की इजाज़त देती है फॉर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब्स. पॉलन ट्यूब को आने के लिए. ओके. पॉलन ट्यूब ग्रोज टू द स्टिग्मा. पॉलन ट्यूब फिर आपको मालूम है स्टिग्मा के अंदर जाती है, स्टाइल के अंदर रीच करती है और फाइनली कहाँ पहुँचती है, ओवरी के अंदर. It then enters the ovule through the micropylan. हमने पहले भी पढ़ा कि माइक्रोपाइलन के थ्रू ये घुसती है अंदर और कहाँ पे पहुँचती है, सिनर्जिड्स में. ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है ना, और ये चैलिजल है एंड. यही पढ़ा था ना हमने पिछली वाली क्लास में. तो यहाँ से पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर जाती है जहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं. राइट. गाइडेड बाय द फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स. हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे ऐसे फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स होता है जिसको गाइड करता है अंदर आने के लिए. ओके. ये दीज वी हैव ऑलरेडी डन बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. अच्छा, इसी चीज़ में एक छोटा सा हमारा एक टॉपिक और है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज कॉमनली यूज टेक्निक इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स टू ऑब्टेन द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स. देखिए, हम लोग जो प्लांट की ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि उनको जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जैसे हम लोगों को फ्लावर्स चाहिए सुंदर कलरफुल, फ्रूट चाहिए जैसे आम चाहिए पका हुआ अच्छा, जिसमें कीड़ा ना हो, जो अच्छा मीठा भी निकले, जिसमें बीमारी भी ना लगे, तो हम लोग अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ढूंढते हैं. राइट. तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जाती है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, किस लिए की जाती है, ताकि हम लोगों को डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स मिल सके जो हम चाहते हैं. फाइन. तो उसके लिए क्या क्या किया जाता है वो मैं बता रही हूँ. एंथर्स आर रिमूव फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यूजिंग द फोर्सेप्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हम बता चुके हैं ना, जिसमें कि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, एंथर्स को रिमूव कर लिया जाता है. ठीक है. फोर्सेप की मदद से, जो चिमटी से नहीं होती उसकी मदद से एंथर्स को अलग कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन. एंथर्स को जब रिमूव किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन. राइट. एंड इज डन बिफोर द एंथर डिहाइसिस. और ये एंथर के फटने से पहले, मतलब जब पॉलन ग्रेन्स बर्स्ट होते हैं, जो एंथर्स वो फटते हैं और पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, उस प्रोसेस से पहले एंथर्स को रिमूव कर लिया जाता है फोर्सेप की मदद से. इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं. राइट. तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विद अ पेपर बैग टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन्स. अब जो ये इमैस्कुलेटेड फ्लावर होता है उसको क्या करा जाता है, पेपर बैग से ढक दिया जाता है. क्यों? ताकि उसके अंदर अनवांटेड पॉलन्स ना आए, इनकम्पैटिबल पॉलन्स उसको छेड़े नहीं, तंग नहीं करे, परेशान नहीं करे. राइट. इस प्रोसेस को बैगिंग कहा जाता है. अपने आप को एक कवच के अंदर, एक प्रोटेक्शन के अंदर रख देना, मतलब उसको फ्लावर को, जिससे कि अनवांटेड पॉलन्स जो हैं उसको परेशान ना करें. इस प्रोसेस को बैगिंग कहा जाता है. राइट. On attaining the maturity, mature pollens from the desirable plant are dusted on the stigma of the bagged flower. अब अगर हमें चाहिए, हमें डिजायर्ड एंथर मिल गया, पॉलन ग्रेन्स मिल गए, उसको फिर हम कहाँ डस्ट करते हैं, उस बैग्ड फ्लावर के अंदर करते हैं,
जिसमें कि स्टिग्मा होता है, फिर वो यहाँ पे जाता है माइक्रोपाइलर एंड में और ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है, ओवरी को फर्टिलाइज करता है, राइट। फ्रूट डेवलपमेंट फिर होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, पिछली बार मैंने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन भी बताया था, लेकिन एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या है, ऑन रीचिंग दी सिनर्जिड, यहाँ पे पहुँचने के बाद pollen tube releases 2 male gametes into the cytoplasm of synergid। यहाँ पे क्या करते हैं, pollen grain जो है, pollen tube जो है वो क्या करती है, 2 मेल गैमीट्स रिलीज करती है synergid के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस, एक जो मेल गैमेट है वो इससे फ्यूज करता है, राइट, और टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल, और क्या बनाता है, डिप्लॉयड सेल 2n जाइगोट बनाता है। इस प्रोसेस को हम सिंगैमी भी कहते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक। अदर मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है, दैट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई एट द सेंटर, वो क्या करता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे, ऐसे थे ना ये, इसमें से क्या करता है, एक मेल गैमेट जो है वो इससे फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से एट द सेंटर टू फॉर्म द 3n, यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन, सॉरी, इसको क्यों कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3n बन रहा है। अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई एट द सेंटर टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, 3n, एंड दिस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और जो इसमें बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली बार कर लिया था, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन भी हो रही है, राइट, और सिंगैमी भी हो रही है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। एज सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इकट्ठे हो रही है इन द एम्ब्रियो सैक, कहाँ हो रही है, एम्ब्रियो सैक में, इट इज टर्म एज द डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल है यहाँ पे वो क्या बनाता है, PEC, ठीक है, विच लेटर डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, एंडोस्पर्म में। तो इसका मतलब ये है, जो जाइगोट है इट लेटर डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट तो बाद में एम्ब्रियो बनेगा ही बनेगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। पहली आती है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम PEN, ठीक है, फिर आती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जो एम्ब्रियो बनता है वो जाइगोट से, ठीक, ये भी हम कर रहे हैं। फिर आती है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल, ठीक है, और चौथा आती है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, ओके। तो अब हम पहला हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलप्स फर्स्ट फॉलोड बाय एन एम्ब्रियो, पहले खाने का इंतजाम होता है फिर जाके बेबी होता है, हमारे यहाँ पे भी यही होता है ना, ह्यूमन बींग्स में भी, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम PEN, और एंडोस्पर्म कहाँ से डेवलप करता है, PEN, पेन से। तीसरी चीज जो है, PEN अंडरगोज द सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनिए, इट अंडरगोज अ सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, जिसकी लगातार न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियस, जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियस निकलते हैं, एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दोबारा समझ लीजिए, जो ये PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3n है, ठीक है, इट अंडरगोज सक्सेसिव डिविजन, जिसके लगातार डिविजन्स होती हैं, और जिससे कि क्या, फ्री न्यूक्लियस होते हैं, टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियस, एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली उसके बाद, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाद उसके ऊपर सेल वॉल लग जाती है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द पेरिफेरी एंड एंडोस्पर्म बिकम्स अ सेलुलर, और एंडोस्पर्म क्या बन जाता है, सेलुलर बन जाता है, और इस एंडोस्पर्म को अब क्या कहा जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब इसके क्या फंक्शंस हैं, द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म टिश्यू आर ट्रिप्लॉइड, हमने पहले ही पढ़ा ना कि इसके जो सेल्स होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, ठीक है।
एंड फिल्ड विद रिजर्व फूड, मैंने ये भी बताया कि रिजर्व फूड होता है। टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, किसके लिए होता है? एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। द वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इन द सेंटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये देखिए, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमने पढ़ा ना, तो जो वाटर है उसका, नारियल का, उसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड वाइट कर्नल, जो हम उसकी गरी खाते हैं, इन द आउटर पार्ट इज द मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब क्लियर हो गया कि कौन सा पार्ट जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और कौन सा पार्ट जो है वो मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, राइट। तो एंडोस्पर्म में बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है एम्ब्रियो से, राइट, खाने के लिए ही है, उसका रिजर्व फूड मटेरियल है, जैसे कि पी है, बीन्स हैं, और इट में पर्सिस्टेंट नेचर सीड, इन मेच्योर सीड, और हो सकता है कि रहे भी, जैसे कोकोनट में तो रहता है, राइट। तो मतलब कुछ स्पीशीज़ में, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, इट में भी कम्प्लीटली ईटन, और कुछ में ऐसा होता है इट में नॉट ईटन, राइट, जैसे कि कोकोनट। ओके, तो हम करेंगे एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स। जाइगोट जो है दैट अंडरगोज द ट्रांसवर्स डिवीजन। देखो जाइगोट जो है उसके ट्रांसवर्सली डिवीजन हो रही है टू फॉर्म टू सेल्स, बेसल सेल एंड एपिकल सेल, ठीक है। द लार्ज बेसल सेल, ये बेसल सेल लार्ज वाला, it undergoes transverse division to form the group of 6 to 10 cells known as suspensor। जो ये लार्ज बेसल सेल है वो क्या करता है? डिवाइड करके सस्पेंसर बनाता है, राइट। द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज नोन एज हॉस्टोरियम। जो यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से जो फर्स्ट सेल है उसको हम क्या कहते हैं? हॉस्टोरियम। और वेयर इज द लास्ट सेल, ठीक है, ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड्स द चैलेजल एंड, क्योंकि यहाँ पे चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, इज नोन एज हाइपोफाइसिस। इसका मतलब जो ऊपर का इसका हिस्सा है वो हाइपोफाइसिस है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है? हॉस्टोरियम, ठीक है। तो जो चैलेजल एंड में हाइपोफाइसिस है, दैट लेटर डेवलप्स इनटू द रेडिकल। जो ये वाला पोर्शन है वो रेडिकल या रूट बनाता है, क्योंकि वो माइक्रोपाइल है नीचे वाला, ओके। और जो ये वाला है वो शूट बनाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर समझ लीजिए, जाइगोट ने डिवीजन करी, बेसल सेल बनाया, एपिकल सेल बनाया। बेसल सेल ने 6 to 10 सेल्स बनाए, इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड है उससे रेडिकल बनाया बाद में, जिसको कि क्या कहा जाता है? हाइपोफाइसिस। और जो इसका चैलेजल एंड है वो हॉस्टोरियम बनाता है, जो फाइनली क्या बनाएगा? शूट, ठीक। अब आ जाएगी बारी द स्मॉलर सेल और द एपिकल सेल। एपिकल सेल क्या करता है? एपिकल सेल या द स्मॉलर सेल, इट अंडरगोज वन वर्टिकल डिवीजन। ये डिवीजन करता है और 2 सेल्स बनाता है। ये डिवाइड करके क्या बनाता है? 2 सेल्स बनाता है, ठीक है। द 2 सेल्स फॉर्म फ्रॉम द टर्मिनल सेल डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, और ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं, और कितने सेल्स बनाते हैं? 4। और इस 4 वाली जो स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट स्टेज। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट स्टेज, ओके। फाइनली दीज 4 सेल्स, ये जो 4 सेल्स हैं ये फिर डिवाइड करते हैं वर्टिकली, और ये 8 सेल स्टेज बनाते हैं, 4 ऊपर की और 4 नीचे की। जो 4 ऊपर की जो होती हैं वो क्या करती हैं? एपेक्स वाली प्लूम्यूल बनाएंगी, शूट बनाएंगी, राइट। और जो 4 नीचे की हैं जो क्या बनाएंगी? रेडिकल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। आई होप इट्स ऑल क्लियर कि बेसल सेल ने क्या बनाया और एपिकल सेल ने क्वाड्रेंट स्टेज करी, उसके बाद फिर ऑक्टेट स्टेज करी, 4 सेल्स ने रूट का पोर्शन बनाया और 4 ने शूट का, ओके। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। अ टिपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स। जो एक डाइकोटिलेडनस, जैसे आम की वो आपने देखा होगा, सीड देखा होगा, उसमें 2 कॉट्स होते हैं, कोटिलेडन्स होते हैं, इसलिए इसको डाइकॉट कहते हैं, राइट। तो a typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons, ठीक। Portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle। जो cotyledon के ऊपर का पोर्शन है उसे कहते हैं एपिकोटाइल। Now we'll do structure of dicot embryo। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons। जैसे मैंने बताया कि एक typical जो dicot एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 डाइकॉट्स होते हैं, 2 कॉर्ड्स होते हैं, 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, राइट। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन इज नोन एज एपिकोटाइल, विच इवेंचुअली डेवलप्स टू फॉर्म द प्लूम्यूल या द बेबी शूट। जो
एक एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि प्लूम्यूल को राइज करता है, मतलब शूट को बनाता है, उसे क्या कहते हैं, एपिकोटाइल. एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल. और इसको क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो कि क्या बनाता है, फ्यूचर रूट. ठीक है, ये हो गई ना फ्यूचर शूट और ये हो गई फ्यूचर रूट. पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of the cotyledon is epicotyle, which gives rise to plumule या baby shoot, and cylindrical portion of the embryonal axis which gives rise to the root is known as radicle. Right? यहाँ तक सबको I think clear होगा. अच्छा, the root tip is often covered. जो root tip है वो often covered होती है एक कैप से, जिसको कि क्या कहते हैं, कैलेप्ट्रा. क्या कहते हैं, कैलेप्ट्रा. This is very important. एग्जाम्पल होता है सम डाइकोट प्लांट्स आर मैंगो, एप्पल, रेडिश, रोज एक्सेट्रा. ठीक है. अच्छा, अब है अ टिपिकल मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो. इट कंसिस्ट ऑफ वन एम्ब्रियो. ठीक है, जो कि एक कॉटिलिडॉन का बना होता है, उसे कहते हैं अ टिपिकल मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो. राइट. द कॉटिलिडन इज सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉल्ड द स्क्यूटेलम. ठीक है, तो ये जो कॉटिलिडन है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ऑन द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस नोन एज स्क्यूटेलम. दिस इज इम्पॉर्टेंट. इसके डायग्राम्स आपको अच्छी तरह से बना लेना, मेरे जैसे मत बनाना प्लीज़, अच्छे बनाना, क्लियर बनाना. द कॉटिलिडन इज सिचुएटेड ऑन द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस नोन एज स्क्यूटेलम. द रेडिकल एंड द रूट टिप आर सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के वहाँ पे भी यही था ना कि नीचे की साइड था एम्ब्रियोनल एक्सिस इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ नोन एज कोलियोरिजा. ठीक है, और वो एक शीथ के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, जिसको क्या कहते हैं, कोलियोरिजा. कोलियोराइजा. द शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया आर एनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर इन द एपिकोटाइल रीजन नोन एज कोलियोप्टाइल. जो ये शूट एपेक्स है, जो शूट का पार्ट है ऊपर वाला, एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया, और कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ प्राइमोर्डिया आर एनक्लोज्ड, ये घिरे होते हैं, क्लोज मतलब इसके अंदर बंद होते हैं, इन ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर. एक हॉलो सा स्ट्रक्चर होता है, उस हॉलो स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल. क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल. द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज नोन एज एपिकोटाइल. ठीक है, और जो वो वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कि स्क्यूटेलम से अटैच्ड होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द लेवल ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज एपिकोटाइल. ठीक है, इसके एग्जांपल्स कहाँ आ जाते हैं, ग्रास आ जाता है, बनाना आ जाता है, बैम्बू और पाम आ जाते हैं. तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, ये जो कोलियोप्टाइल वाला रीजन है ना, ये शूट एपिक्स वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल. कंफ्यूजन आ रहा है किसी तरह की. अब हम लोग करेंगे यहाँ तक, आई थिंक ये एलएस ऑफ एम्ब्रियो जो है मोनोकोटिलिडॉन्स का और ये जो डाइकोटिलिडॉन का, ये दोनों आपको डायग्रामेटिकली आने चाहिए. आई होप उनको क्लियर हो गए होंगे. इनमें मेन पार्ट कौन से होते हैं, स्क्यूटेलम होता है, ये कोलियोप्टाइल है. ठीक है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो कि शूट को राइज करता है, ये एपिकोटाइल रीजन आता है. और ये वाला जो आता है, ये रूट वाला आता है, इसके अंदर रूट कैप भी होती है, ये रेडिकल रूट को राइज करता है. और ये वाला जो पोर्शन है उसको हम कोलियोरिजा कहते हैं. ठीक है, जो शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है. राइट. अब हम करेंगे सीड. सीड इज़ अ फर्टिलाइज ओव्यूल. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो सीड है वो क्या है, ओव्यूल, मतलब इट गिव्स राइज टू, जो ओव्यूल है दैट गिव्स राइज टू सीड. तो मतलब सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है. ठीक है, अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट इन द प्लांट्स. ठीक है, अब सीड में क्या क्या होता है, सीड कोट होते हैं, राइट, विच आर 1 to 2 इन नंबर, हैविंग एन ओपनिंग नोन एज माइक्रोपाइल. ये भी हमें पता है कि जो सीड कोट्स होते हैं वो 2 होते हैं. ठीक है, जैसे सीड कोट्स जो होते हैं वो जो होते हैं 1 या 2 इन नंबर होते हैं, एंड दे हैव एन ओपनिंग नोन एज माइक्रोपाइल. उनकी माइक्रोपाइलर ओपनिंग होती है. ठीक. आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म्स द आउटर सीड कोट नोन एज अ टेस्टा. जो आउटर इंटेगुमेंट है ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं. जो आउटर इंटेगुमेंट है वो आउटर सीड कोट बनाता है.
ठीक है। और इस आउटर सीड कोट को हम क्या कहते हैं, टेस्टा। और जो इनर इंटेगुमेंट है, जो इनर इंटेगुमेंट है वो बनाता है इनर सीड कोट, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, टेगमेन। ये इंपॉर्टेंट है। कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं या तो 1 इन नंबर होते हैं या 2 इन नंबर होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये है कि सीड के कौन से टाइप्स हैं। सीड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होता है एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस की जैसे ही नाम से भी पता चल रहा है, नॉन एल्ब्यूमिनस जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। एंडोस्पर्म ही जो है जो कि फूड का रिजर्व रखता है, फूड की सप्लाई देता है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, राइट। और सीड विद नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, उसके अंदर नो रेजिडुअल मतलब कोई बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं होता। मैंने जैसे बताया ना कि कहीं जगह पूरी तरह से यूज़ हो जाता है, जैसे पी में मैंने बताया था, ठीक है। और कहाँ नहीं होता, जहाँ पे नहीं होता रेजिडुअल साइटोप्लाज्म एंडोस्पर्म, उसको हम एग्जांपल उसका है पी और उसको हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, राइट। और जो एल्ब्यूमिनस है उसमें ये एंडोस्पर्मस होता है और सीड के अंदर रेजिडुअल एंडोस्पर्म होता है, बचा हुआ एंडोस्पर्म होता है, रिजर्व होता है। उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया वीट और मेज, राइट। Sometimes in the seed nucellus may persist called the perisperm। हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि सीड में क्या होता है, न्यूसेलस कई बार रह जाता है, ठीक है। इट मे परसिस्ट, इट डज नॉट शेड ऑफ। जैसे हमने कहा ना बाकी सारी चीज़ें शेड होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ जगह क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे कि काली मिर्च है, ब्लैक पेपर है, उसमें न्यूसेलस परसिस्ट करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वेयर न्यूसेलस परसिस्ट, जहाँ पे रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या है, काली मिर्ची, ठीक। विथ मेच्योरिटी के साथ साथ क्या होता है, द वाटर कंटेंट ऑफ द सीड डिक्रीजेस। सीड का जो वाटर कंटेंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड फाइनली एंटर्स इन द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। और सीड उस स्टेज में पहुंच जाता है जहाँ पे वो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करता, जिस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी। डॉर्मेंट सीड मतलब बिल्कुल शांत, कोई काम नहीं करना, लॉकडाउन, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि सीड्स की एडवांटेजेस क्या हैं। देखो, पहली बात यह है कि बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज, जितनी अडेप्टेशन है काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं सीड्स की, ठीक है। रिजर्व फूड ऑफ द सीड इज़ यूज्ड बाय सीडलिंग टिल इट बिकम्स न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट। जब तक कि पूरा का पूरा वो अपना खाना बनाने लायक नहीं हो जाता, उसको पूरी जो फूड सप्लाई मिलती है वो सीड की मिलती है, ओके। टेस्टा और टेगमेन, जो हमने सीड कोट्स की बात की, जो इंटेगुमेंट से बनते हैं, राइट, दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ठीक। फिर है एज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर द सोर्स फॉर न्यू वेरिएशन। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, ऑब्वियसली जेनेटिक वेरिएशन भी ज़्यादा है, ठीक है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा है, वेराइटी ज़्यादा है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी नो दैट, राइट। अच्छा, सीड्स कैन बी स्टोर थ्रू आउट द ईयर। कभी भी उनको स्टोर करके कभी भी ब्रीडिंग टेक्निक्स में, कभी भी क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सीड्स आर यूज्ड टू रेज द क्रॉप इन फेवरेबल सीजन, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रूट। फ्रूट हमें मालूम है ओवरी से जो है, ओवरी मैच्योर्स टू फॉर्म द फ्रूट एंड ओवरियन वॉल डेवलप्स इनटू द फ्रूट वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प। और जो ओवरी की वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। फ्रूट्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, ठीक है। ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट दैट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी से डेवलप होते हैं उनको ट्रू फ्रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल इसमें पी आ जाता है, वीट आ जाता है, मेज आ जाता है। फॉल्स फ्रूट्स कौन से होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड द थैलेमस और द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, किसी और पार्ट ऑफ द फ्लावर से जिसकी फ्रूट बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। फिर हम पढ़ेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है। ऐसा फ्रूट जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है उसे पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। जैसे बनाना है, बनाना को इसलिए लाइक काफ़ी वो होता है ना, दे डोंट हैव सीड्स, बनाना के अंदर सीड्स नहीं होते हैं क्योंकि दे आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
फिर है स्पेशल मैकेनिज्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला जो स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है एपोमिक्सिस। क्या है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ asexual reproduction imitating sexual reproduction by the formation of seed without fertilization, उसको कहा जाता है एपोमिक्सिस। ठीक है, मतलब लगती तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन प्रोडक्ट किसका होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस। ठीक, हाउ इट अकर्स, कैसे होती है? अ डिप्लॉयड एग इज फॉर्म विदाउट द रिडक्शन डिविजन। एक डिप्लॉयड बन गया, ठीक है, डिप्लॉयड एग बन गया विदाउट रिडक्शन डिविजन। ठीक है, एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये एम्ब्रियो में भी डेवलप हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। सम सेल्स ऑफ द न्यूसेलस विच आर डिप्लॉयड इन नेचर स्टार्ट डिवाइडिंग। न्यूसेलस के कुछ सेल्स क्या करते हैं? अचानक शुरू कर देते हैं डिवाइड करना विदाउट फर्टिलाइजेशन और बिना फर्टिलाइजेशन के, एंड दे डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में बन जाते हैं। एंड इसका एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट और मैंगो। क्या है? सिट्रस फ्रूट और मैंगो। मैं रिपीट कर रही हूँ कि सम सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस के कुछ ऐसे सेल्स विच आर डिप्लॉयड इन नेचर, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर हैं, एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग, वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दे डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एग्जांपल है सिट्रस एंड मैंगो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एक और प्रोसेस है, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज पॉली एम्ब्रियन। पॉली एम्ब्रियोनिक। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, जैसे नाम से पता चला है पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, एक एम्ब्रियो से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो प्रोड्यूस होते हैं इन अ सिंगल सीड, उस प्रोसेस को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसका एग्जांपल है ऑरेंज। और ये कैसे होती है? इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेल्स लाइक सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स होते हैं ना, जो हम लोगों ने माइक्रोपाइलोनेट में पढ़े थे, ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? सेल्स ऑफ द न्यूसेलस और सेल्स ऑफ द इंटेगुमेंट, ये जो है डेवलपमेंट इनकी हो जाती है। जो पहले झड़ नहीं जाते सिनर्जिड्स होते हैं, जो रिमूव हो जाते हैं, ये बीच में एक्सेल होता है, तो ये सिनर्जिड्स या तो प्रोड्यूस करें, या न्यूसेलस के सेल्स प्रोड्यूस करें, या इंटेगुमेंट के प्रोड्यूस करें। किसको? एम्ब्रियो में। तो उस प्रोसेस को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली फॉर्मेशन जो पॉली एम्ब्रियोनी है तो मोर देन वन एम्ब्रियो सैक बनेगा ओव्यूल में। ठीक है, और मोर देन वन एग बनेगा। ठीक, तो पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सेल्स ऑफ या तो सिनर्जिड्स, ठीक है, सिनर्जिड्स कहाँ गए, या तो सिनर्जिड्स, हाँ ये रहे, या फिर न्यूसेलस के सेल्स, नहीं तो इंटेगुमेंट के सेल्स। तो ये पूछा जा सकता है कि पॉली एम्ब्रियोनी मतलब हाउ डज इट अकर। ठीक है, so that was the end of the chapter. In the next class we will take up the question answers and important questions. I hope it's all clear to you, and if you really like my video, please like, share and subscribe, and please press the bell icon for the next notification. Thank you.